तो चलिए भाई, आज टीजीटी 2022 का जो लेटेस्ट अपना क्वेश्चन पेपर था उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है, आंसर मुझे नहीं बताने, इसके आंसर मुझे पता है, ऑलरेडी पता होंगे आपको, आंसर की कहीं से मिल जाएगी। मैंने कहा सोल्व करना है इसको और डिटेल में करेंगे। एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा और आंसर दे दिया बस हो गया। एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देता है। अगर एक अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत कुछ सिखा देता है और वही चीजें सीखने के लिए हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बार। देखिए, टीजीटी 2022 का एस्टेट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, यहीं से हमारी जो इंग्लिश है वो स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया भाई, आई शैल डू इट डैश प्लीजर। मुझे पता है 99% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर विद दिया होगा, मार्क किया होगा, बट सही भी है ये। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि 95% स्टूडेंट्स को इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट ये नहीं पता होगा। पता नहीं क्यों आया विद, बट इतना जरूर था कि जच रहा था इस सेंटेंस में, इन ऑप्शंस को देखते हुए विद जच रहा था, हमने मार्क कर दिया, हो गया। ठीक है, एक बार आंसर का लॉजिक देखते हैं, बट उससे पहले एक बढ़िया चीज इस क्वेश्चन में यूज की गई है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में कहा है उसने, आई शैल डू इट। सब्जेक्ट कौन है, आई, और उसके साथ क्या यूज किया उसने, शैल। हमें आज के टाइम में आदत पड़ गई है कि डायनासोर की तरह हमने इस शैल को लुप्त विलुप्त जो भी होता है वो कर दिया है। हमें नहीं पता, हम ना इसका यूज करते, ना हमने सुना कभी। बोलचाल की भाषा में भी हमेशा आई विल, ही विल, शी विल, वी विल, हमेशा विल आता है आगे, शैल नहीं दिखता कहीं पे भी। बट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से आई और वी के साथ में शैल यूज किया जाता है, और यहां पे बहुत प्यार से उसने शैल को यूज किया है। ठीक है, दूसरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई और वी के साथ में सिर्फ शैल आता है, विल नहीं आता, विल भी आता है, दोनों के अलग मायने हैं, वो चीजें डिटेल में पढ़ी जाती हैं। बट ध्यान रखिए, आई और वी के साथ में शैल का यूज किया जाता है। आई शैल डू इट डैश प्लीजर। अब प्लीजर से पहले क्या आएगा, विद आएगा भाई। क्यों आएगा पता नहीं, एक बार देखते हैं। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस था कोई, आपने लिखा ही रोट, विजिबल है ये ब्लैक में, चेंज कर लेते हैं भाई व्हाइट में। आपने लिखा ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा विद सैडनेस। ठीक है, विद क्या थी, प्रपोजिशन थी, आपने उसके साथ में लिख दिया सैडनेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, यहाँ पे विद के साथ हमने सैडनेस लिखा है, और जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था 46 नंबर, उसमें विद के साथ में प्लीजर लिखा हुआ था। तो है क्या चीज ये, सैडनेस, प्लीजर, ग्रीफ, ये चीजें जो हैं आपकी, ये फीलिंग्स या इमोशंस दिखाती हैं इंसान की, और ये चीज हम प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं। और जब विद प्रेपोजिशन को पढ़ा जाता है तो उसमें जब इमोशंस और फीलिंग्स को आपको दिखाना हो तो उसके साथ में हम विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं भाई। विद, इसके साथ में जब हमें किसी की फीलिंग्स हैं या इमोशंस जो हैं उनको दिखाना हो तो प्रेपोजिशन विद का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेम केस हमारे पास था कि भाई किसी की फीलिंग थी प्लीजर, और इसको दिखाने के लिए हमने जो प्रेपोजिशन थी विद, उस कंसेप्ट का यूज किया है। ठीक है, आसान था, यहां तक आपका आंसर आ चुका है। बट अगर क्वेश्चन आपको ये घुमा के दे दे, कुछ नया भी है इसमें सीखने का, और वो चीज नई ये है कि मान लीजिए उसने आपके पास ये विद तो लिख के दे दिया, ऑप्शन में दिया आपको एक क्वेश्चन दिया है, आई शैल डू इट विद प्लीजर। ठीक है, और मैंने फिर से इसको अंडरलाइन कर दिया, एक सेकंड दो बस, विद प्लीजर, और इस प्लीजर को उसने अंडरलाइन कर दिया भाई। और आपसे पूछे कि इस प्लीजर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, कुछ भी आगे कभी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, प्लीजर जो है इस सेंटेंस में कैसा रोल प्ले कर रहा है, क्या ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, दूसरा ऑप्शन क्या ये जो प्लीजर है क्या ये एडवर्ब है। आप आंसर बताइए मुझे एक बार, तब तक मैं लिखता हूं।
क्या ये जो प्लीजर है क्या नाउन है, या फिर चौथा ऑप्शन कुछ भी, क्या ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि विद प्रेपोजिशन आई है, तो प्लीजर प्रेपोजिशन तो पक्का नहीं है। तो तीन ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप प्रेपोजिशन लिखते हो और प्रेपोजिशन के बाद में उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं भाई, और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, कोई नाउन या प्रोनाउन। इंग्लिश में बहुत बार पढ़ा है हमने, प्रेपोजिशन लिखे जाते हैं, शॉर्ट में मैंने लिख दिया प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, कोई भी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन है विद, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट प्लीजर लिखा हुआ है। प्रोनाउन जैसी शक्ल तो इसकी नहीं है, बट बचेगा क्या ये मेरे पास, नाउन। तो प्लीजर जो है आपके पास वो एक नाउन है भाई। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। तीन चीजें इसने सिखाई, आई के साथ में शैल, विद का यूज, और विद प्रेपोजिशन के बाद में एक नाउन लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको आंसर मिल गया, क्वेश्चन नंबर पढ़ा, आंसर मिला, आगे बढ़िए। नहीं, एक क्वेश्चन में सीखने का बहुत कुछ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, व्हेन आई फर्स्ट कम के हिसाब से आपने वर्ब डालनी है यहाँ पे, टू दिस हाउस, इट, बी की कौन सी फॉर्म आएगी, ये चीज आपको देखनी है। इट डैश अ वेरी क्वाइट एरिया। एक चीज और जो यहाँ पे बहुत प्यारी लिखी हुई है वो है क्वाइट। एक ये वाला क्वाइट है आपके पास, एक इसी को घुमाकर कई बार वो लिख देता है QUITE, क्वाइट। एक ऐसा शब्द भी है क्वाइट और एक दूसरा है क्वाइट। दोनों को कई बार एरर में वो इंटरचेंज करके दे देता भाई, मीनिंग का डिफरेंस होता है, याद रखिए। एडजेक्टिव में पढ़े जाते हैं कैसे यूज होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सही लिखा हुआ उसने, क्वाइट ही ठीक था। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी भाई। मुझे रफली एक आइडिया, कई बार आप क्या करते हो, तुक्का लगा देते हो कि फीलिंग ऐसी आई और इसको मैंने चिपका दिया, बट एक लॉजिक देखिए कहीं भी। आई क्या है आपके पास, सब्जेक्ट है भाई। सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल, और प्लूरल जो सब्जेक्ट आई होता है उसमें उसके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आती। तो पहला ऑप्शन आपका कटेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कमिंग। अगर मैं यहाँ पे कमिंग लिखूंगा तो उससे पहले मुझे बी की फॉर्म भी देनी पड़ेगी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखाने के लिए। बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज, वर्ब में से कुछ लिखना पड़ेगा। सीधा कमिंग तो डायरेक्ट नहीं आ सकता भाई, ऑप्शन ये भी कटेगा आपका। चौथा ऑप्शन जो है, आई के साथ कम शायद आ जाए, मुझे नहीं पता मीनिंग क्या है, बट इट, और उसके बाद फिर आपको बी की फॉर्म लिखनी है। इट क्या होगा आपका, फिर से सिंगुलर होगा भाई, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में फिर प्लूरल वर्ब आर फिर से नहीं आ सकती। तो ऑप्शन कौन सा बचेगा आपके पास, केम और वाज। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रट लेते हैं कई बार कि व्हेन के साथ में जो है पास्ट की फॉर्म लिखी जाती है, पास्ट वर्ब लिखी जाती है कोई भी। तो ऐसा नहीं है कि भाई व्हेन के साथ में पास्ट ही आता है, सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करता है। व्हेन के साथ में आप फ्यूचर का भी यूज कर लेते हो जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट में ये चीज हम बाखूबा पढ़ते हैं कि व्हेन के साथ में फ्यूचर भी आता है। तो रटिए मत कि व्हेन के साथ हमें फ्यूचर का यूज करना पड़ेगा, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 48, और ये चीजें तभी समझ आती हैं आपको कि जब आपने ग्रामर को एक बार ढंग से पढ़ा हो, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। अदरवाइज कई स्टूडेंट्स को तो ऑब्जेक्ट वगैरह क्या है, कैसे नाउन, प्रोनाउन, ये चीजें नहीं समझ आती। बट एक बार आप जब बेसिक ग्रामर पढ़ लेते हो, ग्रामर कंप्लीट कर लेते हो, तो ये चीजें बहुत आसान होती हैं, आपको प्यारी लगती है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा है भाई, 48 में कहा है कि पीटर ट्राई के हिसाब से आपने वर्ब डालनी है। टू कम इन क्वाइटली, चुपके से आने की कोशिश की उसने, बट हिज मदर हियर हिम, लेकिन उसकी माता ने सुन लिया, उसको पता चल गया कि वो आ रहा है। ठीक है, इतनी बात थी, इतनी सेंस थी सेंटेंस की। तो देखिए सबसे पहले बात वही है, फिर ट्राइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। खाली कैसे आएगी भाई, इससे पहले बी की फॉर्म तो आनी चाहिए थी, कोई इज, एम, आर, वाज, वर्ब कुछ तो होता, बट चौथे ऑप्शन में दे दिया उसने इज ट्राइंग, पीटर इज ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली। यहां तक कि सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी।
ठीक है। बट उसके बाद जब मैंने इस सेंस को पढ़ा, बट हिज मदर हियर्स हिम, बट उसकी माता जो है वो सुनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन गलत हो गया भाई आपका। तीसरा ऑप्शन मैंने पुट करके देखा फिर, पीटर वॉज ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली, वो कोशिश कर रहा था चुपके से अंदर आने की, बट हिज मदर वॉज हियरिंग, और उसकी माता उसको सुन रही थी कि वो अंदर आ रहा है। सेंस जो थी सेंटेंस की बिल्कुल सही थी, समझने में सुनने में भी ठीक लगा, समझ भी आया कि होता था ऐसा, ठीक है। बट हमें एक चीज पता है कि एक सेंटेंस जो होता है आपका वो सेंस के हिसाब से भी सही होना चाहिए और ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, तभी एक सेंटेंस सेंटेंस होता है, ठीक है। अब ग्रामेटिकली क्या दिक्कत हो सकती है इसमें, फिर सेंस के हिसाब से ठीक है। तो हमारे पास जो वर्ब आई है हियर, ये होती है हमारे पास वर्ब ऑफ सेंसेशन, या फिर एक स्टेटिव वर्ब जो होती है हमारे पास, स्टेटिव वर्ब्स, उनका एक, उन वर्ब्स में से एक वर्ब है हमारे पास हियर। और इन वर्ब्स पर, स्टेटिव वर्ब्स पर कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं होती। दूसरा एक चीज ध्यान रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक अलग चीज है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है वो एक अलग चीज है। अब मैंने ये नहीं कहा कि हियर पे हम आईएनजी नहीं चिपका सकते, मैंने कहा कि हियर को हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते। हियरिंग सुना तो है भाई, बहुत बार सुना है शब्द, बट जब हियरिंग का हियर जो होती है वर्ब, उसके साथ में आईएनजी चिपकाकर हियरिंग बना दिया जाता है तो उसका मतलब पलट जाता है। और उसका मीनिंग क्या होता है फिर, हियरिंग का जो मीनिंग होता है आपका, कोर्ट में एक सुनवाई होती है और उसी को हियरिंग बोला जाता है फिर, बट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में हियरिंग कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका वैसे कटेगा, तो बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 ट्राइड और हियर्ड, कि जब उसने कोशिश की थी अंदर आने की तो उसकी मम्मा ने उसको सुन लिया था, ठीक है। 49 में देखिए भाई, 49 में क्या है, बीज मेक हनी। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेरे पास, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपने ग्रामर मुझसे पढ़ी है तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे इसको, अदरवाइज आप अपने तरीके से इसको कोशिश कर सकते हो सोल्व करने की। बट मेरे तरीके से सिर्फ 3 सेकंड लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 2 पार्ट में जाएगी भाई, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी को जब मैं इसकी फर्स्ट फॉर्म दूंगा तो वो क्या होगी, इज, और वर्ब क्या थी मेरे पास, मेक, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड, ठीक है। तो जहां पर भी इज मेड लिखा होगा मेरा आंसर होगा वो, ठीक है। इज मेड लिखा हुआ है नहीं, आर मेकिंग नहीं, आर मेड नहीं, इज मेड ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, सही आंसर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने ये चीजें पढ़ी डिटेल में, एक क्वेश्चन में से चीजें छांट छांट के आप पढ़ते हो तो बहुत हेल्प करती हैं ये चीजें। और जो एचटेट के स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ डिस्कस किया मेरे साथ इन चीजों को लेकर, क्वेश्चन भेजे, डाउट भेजे, और एसएससी वालों से भी रिक्वेस्ट है भाई कि जिनके चल रहे हैं या जिनका होगा अभी सीजीएल पूरी का, अगर कुछ भी आपके पास क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, एक बार प्लीज शेयर जरूर करिए, ठीक है। 49 हो गया भाई। उसके बाद देखिए 50 में क्या है, फिर से आपके पास एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, और जो वर्ब मेरे पास दी गई है आंसर वही है मेरा, 2-3 सेकंड में सोल्व करने का। वर्ब को पकड़ लीजिए, हैज पुट आउट, पुट और आउट जो प्रपोजिशन है पुट के साथ में फिक्स है, दोनों इकट्ठे रहेंगे, तोड़ नहीं सकता मैं उसको, और जब इसको तोड़ूंगा तो हैज का हैज पड़ा रहेगा, और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो थर्ड फॉर्म के लिए मैं बीन का यूज करूंगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट आउट की सीधी पुट आउट। जो आंसर, जिस भी आंसर में मेरा हैज बीन पुट आउट लिखा होगा वो आंसर है मेरा, पूरा सोल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है। कभी भी एक्टिव और पैसिव के और नरेशन के क्वेश्चन जो है आंसर की हेल्प से सोल्व हो जाते हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं, छांट लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हैज पुट आउट लिखा हुआ नहीं आएगा भाई, हैज बीन पुट आउट हो सकता है, हैज बीन आउट नहीं आएगा भाई, इज बीइंग पुट आउट नहीं, ऑप्शन बचा मेरे पास सिर्फ 2, ठीक है। आसान था ये, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51 वो कैब का पार्ट है, देख लीजिए एक बार।
जो एक वर्ड से इस पूरी स्टेटमेंट को हम सब्स्टिट्यूट कर पाए, रिप्लेस कर पाए, वो कौन सा शब्द है, हमें ये चीज देखनी है। स्टेटमेंट में पूछा गया है कि जो फॉर्मर स्टूडेंट हैं, किसी भी स्कूल या कॉलेज के जो पहले स्टूडेंट रहे होंगे, उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, सोल्व तभी कर पाओगे जब इनका मीनिंग पता होगा। ठीक है, वो कैब के साथ यही दिक्कत है, क्योंकि हम एक तो टाइम कम देते हैं वो कैब को, ग्रामर पढ़ लेते हैं सारे, वो कैब छूट जाती है कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से हमें इंग्लिश में फिर दिक्कत आती है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है, एक्सपर्ट, इसका मीनिंग आपको पता है। इंचार्ज जो है, इसका मीनिंग आपको पता है। हो सकता है कि मीनिंग ना पता हो तो इन दो शब्दों का ना पता हो। एम्ब्लेम, एम्ब्लेम क्या होता है आपका, हिंदी में कहूं तो मैं प्रतीक, और इंग्लिश में बात करें तो सिंबल, किसी न किसी चीज का सिंबल, साइन, उन चीजों को आप बोल देते हो एम्ब्लेम। और एलुमनी जो होता है शब्द आपके पास, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि जो स्टूडेंट्स रहे हैं किसी न किसी स्कूल या कॉलेज के, उनको एलुमनी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात, एलुमनी क्या है आपके पास, एक नाउन है। कॉपी पेन तैयार रखा करो, जब भी कभी कुछ पढ़ो, कुछ ढंग का मिले, अच्छा मिले, नया मिले, तो साथ के साथ प्लीज नोट कर लिया करो, दोबारा मौका नहीं मिलता फिर उन चीजों को। हम सोच तो लेते हैं कि बाद में कर लेंगे, बट वो बाद में जो एक बार छूट गया, छूट गया। ठीक है, एलुमनी जो होता है आपके पास नाउन होता है, और नाउन भी कैसा होता है, प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, एलुमनी का मीनिंग आपको पता ही है, किसी स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के, स्कूल या कॉलेज के जो स्टूडेंट रहे होंगे, उनको एलुमनी बोला जाता है। ठीक है, खासकर ये जो शब्द है मेल स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है भाई, मेल स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है एलुमनी। प्लूरल शब्द होता है, नाउन होता है। इसी का सिंगुलर शब्द जो होता है एल्यूमिनस, ये क्या है, इसकी सिंगुलर फॉर्म है। और कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो वर्ब को चेंज कर देता है, एलुमनी के हिसाब से, एल्यूमिनस के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब कैसी आएगी, इसमें भी एरर देता है वो, ध्यान रखिए इसको भी। ठीक है, आंसर आ गया आपका एलुमनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या है, शी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, कि वो जो उसकी शक्ल है, उसका चेहरा है, जो भी उसके पेरेंट्स से नहीं मिलता, किसी से भी, दोनों में से किसी से नहीं मिलता। बट समझने का क्या है, इस सेंटेंस में कुछ नहीं था, चीजें याद रखने की हैं सिर्फ। रिजेंबल जो होती है, एक ऐसी वर्ब है आपके पास जो डायरेक्ट अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, बट इस सेंटेंस में क्या किया गया है, उन्होंने टू जो थी प्रेपोजिशन, टू का यूज करा। टू प्रेपोजिशन है, और जब प्रेपोजिशन आती है, फिर प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है भाई। प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी तो फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब। बट रिजेंबल जो वर्ब है, उसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में से जो प्रेपोजिशन थी उसी को गायब कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं है हमें, सीधा वर्ब और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट। तो या फिर आप समझना चाहो तो ऐसा रखिए कि रिजेंबल के बाद में, याद रखो कि रिजेंबल के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं की जाती। ठीक है, यही दिक्कत थी इस सेंटेंस में। उसके बाद 53 में देखिए भाई, 53 में क्या है, ग्लूमी। एंटोनिम बताना है, इसका अपोजिट क्या है ग्लूमी का। ग्लूमी एक शब्द होता है आपके पास, ग्लूम नाउन होता है भाई। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है हिंदी में उदास। ठीक है, इसी से एक एडजेक्टिव बन जाता है आपके पास ग्लूमी। ग्लूमी, ग्लूमी क्या है, एडजेक्टिव है आपका। और उदास इसका हिंदी में मीनिंग है, इंग्लिश में आप देखोगे तो डिप्रेस्ड। डिप्रेशन एक आपने शब्द सुना होगा, उसी जैसा एक शब्द है डिप्रेस्ड। ठीक है, और ग्लूमी जो है वो एडजेक्टिव है, इसका भी मतलब यही होता है, उदास है, ये उदासी वगैरह में चला जाता है। ठीक है, प्रेज किसी की प्रशंसा शब्द सुना ही होगा आपने। चीयरफुल जो खुशी हो, और ग्लूमी क्या होता है, जो उदास हो। हमें क्या देखना है, उसका अपोजिट देखना है। उदास का जो अपोजिट होगा वो चीयरफुल होगा भाई। ठीक है,
कोर्स, कोर्स का मीनिंग होता है आपका, इंग्लिश में आप कहोगे तो रफ, हिंदी में कहोगे तो खुरदरा, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोर्स इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। और डिसमल जो शब्द होता है वो एग्जैक्ट सिनोनिम है, सिमिलर है ग्लूमी का, ये भी एडजेक्टिव होता है आपके पास डिसमल। इसका भी मतलब क्या है, ग्लूमी, उदास, डिप्रेस्ड, सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका इसका, चीयरफुल। उसके बाद देखिए भाई, सिनोनिम बताना है जीनियस का। क्या ऑप्शन है इसमें, हैप्पी, चीयरफुल, टैलेंटेड, कंफर्ट। पता ही आपको, चीयरफुल, टैलेंटेड, सबका आंसर आपको पता होगा, इसका सबका मीनिंग पता होगा और आंसर क्या आएगा ये भी आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन पे मुझे कोई ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। आगे चलते हैं एक बार 55 में देखिए भाई, हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। आगे क्या होगा कौन जाने भाई, किसको पता, कौन कह सकता है ये बात, किसको क्या पता। जो टर्न अप होता है भाई, आपके पास एक इडियम होता है और इसके दो मीनिंग होते हैं टर्न अप के, याद रखिए, नोट कर लीजिए, नहीं पता तो। एक पहला मीनिंग होता है इसका अराइव समवेयर, कहीं पे पहुंच जाना। और ये जो आप पहुंचते हो कहीं पे या कोई पहुंच जाता है आपके पास, ये पूरा का पूरा अनप्लैन्ड होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिख के बताऊं मैं आपको, आप लिखिए, शी टर्न्ड अप, शी टर्न्ड अप एट माई हाउस yesterday, कि भाई कल वो जो है वो अचानक से मेरे घर अटक गए, ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं थी, पहुंच गया कहीं ना कहीं, कोई बिना प्लानिंग के टर्न अप होता है, ठीक है। पहला मीनिंग हो गया इसका अराइज समवेयर का। दूसरा जो मीनिंग होता है इसका कि कुछ अच्छा घटित हो जाए, कुछ अच्छा जो है वो हैपन हो जाए, बेटर, वो भी अनप्लान्ड, आपने प्लानिंग नहीं की थी कि ऐसा कुछ होगा, एकदम से कुछ हो जाए और बढ़िया अच्छा हो जाए, तो उस केस में भी हम टर्न अप का मीनिंग ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो भी कुछ होगा, अच्छा होगा, उसको हम हैपन कह देते हैं, ठीक है। इसका एक अपोजिट शब्द होता है कि जब कुछ हो बट बुरा हो जाए तो मिसहैपन, मिसहैपनिंग, ऐसा आपने सुना होगा। बट जब कुछ अच्छा हो तो उस केस में हम हैपन की तरह इसको यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग होगा, सेंटेंस कह रहा हूं, इस फ्रेज का जो मीनिंग होगा वो होगा आपका हैपन, ठीक है। 56 देखिए भाई, एक लॉयन का शेयर जो है इंडियाज एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस, कि इंडिया का जो एनुअल बजट है उसका एक काफी पार्ट, बहुत ज्यादा मात्रा में एक पार्ट जो है वो डिफेंस को जाता है। लॉयन शेयर का मतलब क्या होता है कि कुछ है आपके पास और उसमें से आपने मैक्सिमम चीजें लेकर पीछे नामात्र की कुछ छोड़ा है, और जो आपने लिया है ह्यूज अमाउंट में, बहुत अमाउंट में जो लिया है, उसको हम लॉयंस शेयर कह देते हैं, ठीक है। मेजर शेयर जो है, जो मैक्सिमम अमाउंट है उस चीज में, उस सेंस में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इडियम शो है आपके कहीं से भी किसी का मन किया और उठा दिया। एक स्टोरी थी लॉयन की, उसमें एक फॉक्स थी और एक गधा था, ठीक है। उन्होंने जब अपना खाना डिवाइड किया तो सबसे पहले गधे ने डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 हिस्सों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया उसने, और इस बात से जो शेर था उसको गुस्सा आया भाई साहब, और उसने क्या किया, गधे को टपका दिया, बोला आपको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना आता, मतलब उसने मार दिया उसको, ठीक है। और जो फॉक्स थी उसको ये चीज रियलाइज हुई कि अब तेरी बारी है इस खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने की, अगर तूने भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया तो अगला नंबर तेरा है। तो उस फॉक्स ने, चालाक थी, उस चीज से कुछ सीखा और अपने पास एक छोटी सी अमाउंट रख के बाकी शेर को दे दी।
तो शेर ने उससे पूछा कि आपने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये कहाँ से सीखा आपने? तो फॉक्स बोली कि मैंने अभी अभी सीखा है ये चीज गधे से, कि अगर ऐसा नहीं किया तो मेरी भी जान जा सकती है। ठीक है, तो बाकी जो ह्यूज अमाउंट थी, एक लार्ज अमाउंट थी, वो शेर के पास आई और वहां से इस इडियम का जो है, इस फ्रेज का, इस इडियम का इजाद हुआ कि भाई लॉयंस शेर। ठीक है, ये हिस्ट्री थी, मैंने यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे पढ़ी थी। हर किसी न किसी स्टोरी के पीछे, हर इडियम फ्रेज के पीछे एक रीजन होता है। कभी पढ़ोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो रटने से बेहतर है चीजों को समझ के याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया? आई शैल नॉट, दोबारा फिर देखिए यहाँ पे आई के साथ शैल कितना प्यारा है। आई शैल नॉट गो डैश आई एम इनवाइटेड। क्या यूज करना आपने? कंजंक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो चौथा ऑप्शन है आपके पास देयर, ये है एडवर्ब। ठीक है भाई, बचे 3 कंजंक्शन आपके पास। एंड कब यूज किया जाता है? जब दोनों चीजें आपके पास या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। पहले केस में क्या है आपके पास? नॉट है, और नॉट क्या है? नेगेटिव है। दूसरे में पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव कभी नहीं आते भाई। नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन जब आपको दिखानी हो तो उस केस में हम बट का यूज करते हैं। बट ऐसा ही काम करता है, एक चीज पॉजिटिव है लेकिन दूसरी नेगेटिव है। ठीक है, बट इस सेंटेंस में अगर मैं बट 2 सेकंड के लिए रख भी दूं यहाँ पे, तो क्या होगा कि आई शैल नॉट गो बट आई एम इनवाइटेड। मैं नहीं जाऊंगा किंतु मैं बुलाया गया हूं, परंतु मैं बुलाया गया हूं, ऐसा नहीं होता भाई। सेंटेंस तभी होता है जब ग्रामेटिकली और सेंस के हिसाब से दोनों तरीकों से ठीक हो। ग्रामेटिकली तो करेक्ट हो जाएगा आपका, बट सेंस तो नहीं आ रही ना। या फिर इस चीज को ये पलट के लिख देता कि आई एम इनवाइटेड, कि मुझे बुलाया तो गया है बट मैं जाऊंगा नहीं वहां पे, तब ठीक था। तो बट भी कटेगा आपका, बचेगा क्या? अनलेस। अनलेस क्या करेगा? कंडीशन दिखाएगा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बुलाया ना जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया उसने? ही हैज नॉट येट रिकवर्ड हिज इलनेस। इसकी इलनेस से वो बाहर नहीं आया है। रिकवर के साथ में जो प्रपोजिशन फिक्स होती है वो होती है भाई फ्रॉम। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। इसके लिए आपको सारी की सारी पहले ग्रामर पढ़िए, टाइम बच जाए, उसके बाद में आप जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं आपकी, या फिर प्रेपोजिशन जो होती हैं वर्ब्स के साथ, नाउन के साथ कौन सी फिक्स होकर क्या मीनिंग देती है, फिर उनको याद कीजिए। दूसरी जो प्यारी सी चीज इसमें यूज की गई है वो है येट। येट कब यूज किया जाता है भाई? 2 मिनट के लिए मैं बता दूं आपको। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में जब नेगेटिव सेंस आपके पास हो तब येट का यूज करते हैं। बहुत प्यारा यूज है ये भी इसमें। और दूसरा, अगर आपको ये ग्रामर पढ़नी है, एक छोटी सी कोशिश है हमारी अभी इस नए साल से, 1 सेकंड के लिए एक चीज मैं आपको दिखा दूं। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है इसमें, जैसे 2023 है, ये पोस्टर अभी डिटेल्स जो है इस पोस्टर से रिलेटेड आपको सारी मिल जाएंगी बाद में, चिंता मत करिए। अभी हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इस नए साल पे एक ग्रामर का बैच लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, बट आप डेडिकेशन से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिए। पूरी ग्रामर, वोकैब, सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, सारे डाउट्स आपके लिए जाएंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आपको घर बैठे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। जुड़े रहिए इसके साथ, कोशिश कीजिए कि इस बैच को जरूर आप जुड़िए इसमें और अपना जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करिए। डिटेल्स जो होंगी आपको यूट्यूब पे या कहीं भी टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगी 1 जनवरी से पहले। ठीक है, और जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन मैंने लिखा हुआ है 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। वो सारी चीजें जैसे भी होंगी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई, बस ज्वाइन कर लीजिए, आप इतना करिए। ठीक है, उसके बाद देखो 59 क्वेश्चन, नरेशन चेंज करना है। ठीक है, नरेशन में क्या है आपके पास? आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो सी साइड। उसने कहा कि मैं बच्चों को कल जू में लेके जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए, इस सेंटेंस में आपके पास क्या है?
ऑप्शन काट दूं एक बार, नरेशन में ऐसे ही करते हैं, ऑप्शन काटते हैं, ठीक है, नीचे से लगते हैं, ठीक है। सी सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट को दिखाती है, और इसके साथ में फ्यूचर विल कभी यूज नहीं किया जाता भाई। पास्ट में पास्ट का यूज करिए, विल की जगह वुड होता तो सोचते हैं हम उसमें। उसके बाद सी टोल्ड, टोल्ड पहली बात तो खाली आता नहीं है, या आपके पास कभी ऑब्जेक्ट लिखा हो तो हम टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट देते हैं कि किसको बतलाया, ये बताया, खाली टोल्ड का यूज नहीं करते हैं। फिर भी चलो मान लीजिए कर लिया उसने टोल्ड, फिर से क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, पास्ट को दिखा रही थी, और उसके साथ में विल जो है फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर इकट्ठे नहीं आते भाई, ये ऑप्शन आपका गया। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या है आपके पास, फिर सैड है और विल, पास्ट के साथ में फ्यूचर है, नहीं आएगा भाई, ठीक है। अब फर्स्ट बचा क्या आपके पास, पहला ऑप्शन बचा हुआ है सिर्फ, उसमें क्या है वुड, और विल का जो पास्ट होता है आपका वुड होता है, ठीक है। नरेशन में अच्छे से पढ़ी होती हैं चीजें, पता होता है विल का पास्ट वुड, ठीक है। बट डाउट क्या है मुझे यहाँ पर, वो ये है कि टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखा भाई, तो इससे बेटर ऑप्शन आप ये दे सकते थे कि सैड को आप टोल्ड में ना चेंज कर खाली सैड का सैड रख देते, सेंटेंस आपका सही हो जाता, क्या दिक्कत थी उसमें। दूसरा, फिर कई बच्चों को ये लगता होगा कि एम टेकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसमें जाना चाहिए था, वाज टेकिंग में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाना चाहिए था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाना चाहिए था भाई इनडायरेक्ट स्पीच में, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये ना होने का रीजन ये है मेरे भाई कि जब उसने ये चीज कही कि आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन, जो भी है जू में लेकर जाएंगे, कब, कल की बात है ना, तो टेंस तो आपके पास जरूर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, बस टाइम उसमें फ्यूचर है। अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। एक बार एग्जांपल की हेल्प से आपको दिखा दूं मैं, ये जरूर ज्वाइन कर लेना भाई 1 जनवरी से, याद रखना इस चीज को, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा आई एम गोइंग टू मीट है ये, टू मीट राम, एक सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू मीट राम। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि भाई जब मान लीजिए मैं घर पे खड़ा हूं और मम्मा पूछ रहे हैं कहां जा रहे हो बेटा, तो मैं उस सिचुएशन में ऐसे बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू मीट राम, मतलब मैं अभी उससे मिलने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं इसी केस में, आई एम गोइंग टू मीट राम नेक्स्ट वीक, टुमारो, कुछ भी आपने लिख दिया है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आप क्या कहना चाह रहे हो कि भाई मैं राम से मिलने तो जा रहा हूं, बट अभी थोड़ी जा रहा हूं मैं। पहले सेंटेंस में क्या था, मैं अभी जा रहा हूं, प्रेजेंट की बात है, अभी मिलने जा रहा हूं राम से। और सेकंड सेंटेंस में आप क्या कह रहे हो कि अगले हफ्ते जाऊंगा, अभी थोड़ी जा रहा हूं मैं। तो इस सेंटेंस में आपके पास क्या है, सबसे पहले वाले ने देखी एम गोइंग, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, और बात कब की है, अभी की, अभी जा रहा हूं ना मैं, तो ये प्रेजेंट टेंस है आपके पास कॉन्टिन्यूअस का, टाइम भी क्या है, प्रेजेंट है। सेकंड में क्या है, टेंस कौन सा है आपके पास, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, और टाइम कौन सा है, फ्यूचर का, कब जाऊंगा मैं, अगले हफ्ते, अभी थोड़ी जा रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीक। सेम जो सिचुएशन है वो आपके पास वो यहां पर है, वो कब जाएगी उनको जू में लेकर, अगले दिन, और अगले दिन क्या होगा, फ्यूचर, और उस फ्यूचर का उसने क्या किया होगा, पास्ट, वुड, तब जाके ये आंसर आया आपको, ठीक है। मैं तभी कहता हूं कि क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं कुछ सिखा देते हैं। शायद अभी इस पे ऑब्जेक्शन उठे, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता उस केस में, लेकिन क्वेश्चन ठीक था, ये दिमाग लगाने का था कि आप दिमाग लगा के उसका आंसर निकालिए भाई। लास्ट क्वेश्चन है अपना, उसके बाद छुट्टी फिर, ठीक है। फिर से क्या है, नरेशन का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हु हैज बीन यूजिंग माई टाइपराइटर, सैड मदर, हैज बीन यूजिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
डायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करोगे तो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो क्या होगा इसका, हैड बीन यूजिंग, जहां पर लिखा होगा मुझे आंसर मिल जाएगा। पहले में क्या है, हैज बीन नहीं आएगा भाई। दूसरे में क्या है, वाज यूजिंग, अरे नहीं भाई नहीं। तीसरे ऑप्शन में क्या है, हैड बीन यूजिंग हो सकता है, बट चौथे ऑप्शन में क्या है फिर, वाज बीइंग नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका तीसरा सही आंसर इसका। ठीक, तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को समझते रहिए, एक एक क्वेश्चन को खोल के पढ़ते रहिए, इंग्लिश आसान हो। थैंक यू भाई।